अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर से हों। बच्चों, आज हमने फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी के 4th चैप्टर से 4 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, जिसमें सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है और 2 ऑर्गेनेलीज़ हैं, जिसमें एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक राइबोसोम। तो सेल वॉल, जिस तरह से हमने कल जिक्र किया था कि सेल मेम्ब्रेन हो या सेल वॉल हो, ये आउटर मोस्ट ये बाउंड्रीज़ होती हैं सेल की। जो सेल वॉल है ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट के सेल की, जबकि एनिमल के सेल में ये एब्सेंट होती है। उसके अलावा प्लांट सेल में मौजूद होने के अलावा ये बैक्टीरिया के सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री बनाती है और फंजाई के सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री भी सेल वॉल है। तो सेल वॉल फंजाई के सेल में, बैक्टीरिया के सेल में और प्लांट के सेल में पोजीशन वाइज तो सेम है कि आउटर मोस्ट बाउंड्री है, लेकिन कंपोजिशन के हवाले से इन तीनों सेल्स के अंदर डिफरेंट है। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन देखें इसकी अगर हम सेक्रेशन देखें कि सेल वॉल बना कौन रहा है, तो प्रोटोप्लाज्म, सेल का प्रोटोप्लाज्म इसको सेक्रेट करता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग मास ऑफ द सेल, जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। तो ये लिविंग मास जो प्रोटोप्लाज्म है ये सेल वॉल को सेक्रेट करता है। एक ही पौधे के मुख्तलिफ सेल्स में और मुख्तलिफ पौधों के मुख्तलिफ सेल्स में इसकी जो थिकनेस है वो डिफरेंट है। जो थिकनेस है वो वेरी करती है कि सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन बच्चों इसकी हम डिस्कस करती हैं। तो स्ट्रक्चरली जो सेल वॉल है फर्दर 3 लेयर पर कंपोज्ड ऑफ है। एक इसमें प्लाज्मा लीमा है, फिर प्राइमरी वॉल है और फिर सेकेंडरी वॉल है। जब 2 सेल आपस में कंजक्टिव होती हैं तो दोनों सेल्स के दरमियान में बनने वाली सबसे पहली वॉल जो है वो वो मिडल लैमिला है। क्या है ये? मिडल लैमिला वर्ड है। उसके बाद मिडल लैमिला जो सबसे पहले 2 सेल्स की प्राइमरी वॉल्स के सेंटर में बनता है, यानी पहले मिडल लैमिला हो गया, उसके बाद फिर एक सेल की प्राइमरी वॉल हो गई, तो उसके बाद तो जो तीसरी लेयर है दैट वुड बी सेकेंडरी वॉल। तो मिडल लैमिला सबसे पहले बन रही है, फिर प्राइमरी वॉल बन रही है, उसके बाद सेकेंडरी वॉल बनेगी। तो प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ये दोनों ही ऑलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल हैं। तो कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं प्राइमरी वॉल में अगर हम देखें तो सेलुलोज है, उसके अलावा कुछ डेपोजिशन पैक्टिन की है और उसके बाद हेमीसेलुलोज है। ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स हैं, होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं। सेलुलोज मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट अगर हम देखें तो आप बच्चों फिगर में देख रहे हो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है, बुनाई हुई है, ठीक है। तो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट इसको स्ट्रेंथ देती है, क्योंकि इसने प्लांट के सेल को स्ट्रेंथन करना होता है और शेप देनी होती है। प्राइमरी वॉल एक ट्रू वॉल है और हर न्यू ग्रोइंग सेल में ये मौजूद होगी। अच्छा, कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जब हम उनको एक्सपेरिमेंट्स में लाते हैं तो एसिड डाल के हम उनकी सबसे बाहर वाली जो सेल वॉल है उसे रिमूव करते हैं। तो सेल वॉल रिमूव करने के बाद जो बकाया सेल है वो डेड नहीं होता, वो लिविंग ही होता है, जिसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट, यानी ऐसा सेल जिसकी सेल वॉल रिमूव हुई हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि हर ग्रोइंग सेल की सेल वॉल डेवलप होती है, तो वो प्राइमरी वॉल ही होगी सबसे पहले। फिर सेकेंडरी वॉल उसकी इनर सरफेस पे बनती है। ये कंपैरेटिवली थिक और रिजिड है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वॉल के। तो केमिकली ये कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट, सिलिका, वैक्सेस, क्यूटिन और लिग्निन पर मुश्तमिल है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, जिस तरह से मैंने कहा कि उनकी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन नहीं, उनकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है। जिस तरह उसमें सेलुलोज नहीं होगा, स्ट्रेथन मटेरियल होगा पेप्टिडोग्लाइकिन, जो कि कॉम्बिनेशन है 2 चीज़ों का, जिसमें एक प्रोटीन है और एक कार्बोहाइड्रेट है। पेप्टिडोग्लाइकिन का दूसरा नाम म्यूरिन भी है। तो ये म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी हुई होगी। हाँ, उसके अलावा जो फंगल सेल्स हैं, फंजाई के सेल्स हैं, उनमें काइटिन मौजूद होती है, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो सेल वॉल बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये सेल को शेप दे रही है, सेल को सख्ती फराहम कर रही है और ये बैरियर नहीं है, तमाम चीज़ों को ये अपने अंदर से क्रॉस होने देगी। तो ये थी बच्चों हमारे पास सेल वॉल की बनावट, उसकी यानी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन और फिर फंक्शन। दोबारा रिपीट करें तो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में हमने क्या पढ़ा? क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट पढ़ी,
और उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें हमने प्लांट सेल में सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन मटेरियल देखा, और उसके अलावा बैक्टीरिया के सेल में पेप्टिडोग्लाइकिन या म्यूरिन इसकी केमिकल कंपोजिशन देखी, और फंजाई के सेल में ये काइटिन मटेरियल की बनी हुई है। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन प्लांट सेल में हमने क्या देखी, एक तो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है, दूसरा ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें एक हमारे पास मिडल लैमिला है, फिर प्राइमरी वॉल है और फिर सेकेंडरी वॉल है। और इन तीनों की दोनों की हमने कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट देखी कि जिस तरह प्राइमरी वॉल तो हमने कहा कि सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन की बनी हुई है, जबकि जो सेकेंडरी वाले मज़ीद थिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। उसके अलावा इसमें क्या मौजूद है, सिलिका है और लिग्निन मौजूद है। तो उसके बाद हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि सेल के मेन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा है। कल मेन 3 हिस्से कौन से पढ़े थे, आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, उसके बाद साइटोप्लाज्म और उसके बाद न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, सेल का। तो लिविंग कंटेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने प्रोटोप्लाज्म को इसलिए इस तरह डिफ़ाइन किया था कि प्रोटोप्लाज्म लिविंग मास ऑफ द सेल है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ लिविंग मास। तो साइटोप्लाज्म जो है ये एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है, यानी एक्वस यानी इसमें पानी होगा, ग्राउंड सब्सटेंस यानी बेसिक सब्सटेंस है, जिसमें कई तरह के ऑर्गेनेलीज, कई तरह की इंक्लियंस, कई तरह के पार्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्लोट कर रहे हैं इसके अंदर। तो इनसॉल्युबल वेस्ट्स हैं, स्टोरेज प्रोडक्ट्स हैं, ये उन इंक्लियंस में आती हैं जो कि इसके अंदर मौजूद हैं। अब साइटोप्लाज्म जो कि बाउंड्री में है, यानी अगर एनिमल है, प्लांट का सेल है, एनिमल का सेल है, फंजाई या बैक्टीरिया जौन सा भी सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये मौजूद है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो इनक्लोज्ड मास है जिसे आप साइटोप्लाज्म कह रहे हो, इसमें फिर एक सॉल्युबल पार्ट है जिसको आप साइटोसोल कह रहे हो, क्योंकि एक सोल्यूशन है, सॉल्वेंट और सल्यूट इसमें मौजूद होंगे। तो जो सॉल्युबल पार्ट होगा साइटोसोल, उसमें तकरीबन 90% पानी होगा। तो केमिकल कंपोजिशन कोई पूछे साइटोसोल की क्या है, तो आप क्या कहोगे, उसमें 90% वाटर है। अब वाटर चूँकि सॉल्वेंट है, इसने सोल्यूशन बनाना है छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के साथ। तो जिन ग्रेन्यूल्स के साथ ये सोल्यूशन बना रहा है वो छोटे छोटे मालिक्यूल्स होंगे। अगर छोटे मालिक्यूल आयंस तो वो क्या बनाएंगे, ट्रू सोल्यूशन। और अगर लार्ज मालिक्यूल्स इसके साथ सोल्यूशन बना रहे हैं तो वो कौन सा सोल्यूशन कहलाएगा, कोलाइडल सोल्यूशन। तो कोलाइडल सोल्यूशन जो कि बड़े मालिक्यूल्स को वाटर में डिज़ोल्व होने से बना हुआ है, वो फिर 2 तरह का है, एक गाढ़ा है और एक कुछ कम गाढ़ा है। तो एक सोल है और एक जेल है। तो जो सोल होगा वो इंटरनल पार्ट, इंटीरियर पार्ट में होगा, और जो जेल होगी वो पेरिफेरल या बाउंड्री ऑफ द सेल पे मौजूद होगी। तो पेरिफेरल पार्ट हम कह सकते हैं कि जेल है। फंक्शन क्या हो सकता है, फंक्शन सबसे पहले ये स्टोर हाउस है कई केमिकल सब्सटेंसेस का, और उसके अलावा ये स्टोर हाउस है बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज का, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, उसके अलावा राइबोसोम्स, लाइजोसोम्स, प्लास्टिड्स और सेंट्रियोल। अब प्लास्टिड अगर हैं तो ये प्लांट सेल की बात हो रही है, सेंट्रियोल अगर है तो ये एनिमल सेल की बात हो रही है। उसके अलावा पहला फंक्शन तो इसका स्टोर हाउस हो गया केमिकल्स और ऑर्गेनेली के लिए। दूसरा ये साइट है, ये वो मकाम है फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी जो मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, इसके जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं। जिस तरह ग्लाइकोलिसिस है आप पढ़ते हो रेस्पायरेशन में, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में, तो वो किस में हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर। और उसके अलावा कुछ ऑर्गेनेलीज जो मूव कर रही हैं, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया है, जब वो साइटोप्लाज्म में मूव कर रहे हैं तो वो किसकी मदद से मूव कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट से, जिसे आप क्या कहते हो, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। यानी साइटोप्लाज्म एक जगह पे साकित नहीं ठहरा, एक जगह पे रुका हुआ नहीं है, बल्कि ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उस मूवमेंट को स्ट्रीमिंग मूवमेंट कह रहे हैं। और ना सिर्फ साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है बल्कि उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में ये एक्टिव मास मूवमेंट है, यानी सारा मास जो है वो अंदर मूव करेगा। थर्ड हमारे पास टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। नाम से ज़ाहिर है एंडो
अंदर मौजूद हैं प्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं रेटिकुलम, कुछ जाल, कुछ नेटवर्क। किसका नेटवर्क? छोटी छोटी नालियों को नेटवर्क, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी छोटी छोटी नालियों का नेटवर्क साइटोप्लाज्म में मौजूद है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी करने के लिए स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है किनकी स्टडी करने के लिए। तो उससे पता चलता है कि ये नेटवर्क ऑफ चैनल है, छोटे छोटे चैनल्स का एक जाल है जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ से कंटिन्यूअस है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक कंजक्टिव चैनल्स का नेटवर्क है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, एंटायर सिस्टम। उसके अलावा ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये वेरी करती हैं तमाम सेल के डिफरेंट एक सेल से दूसरे सेल में और एक ही सेल के डिफरेंट पार्ट में इनकी शक्ल सूरत मुख्तलिफ होती रहती है। हाँ, अब इन चैनल्स के अंदर कुछ मटेरियल भी मौजूद है, वो साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स ना हो जाए इसलिए छोटी छोटी जो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन है उन्होंने उस मटेरियल को कवर किया हुआ है जिसे आप सिस्टर्नी कहते हैं। ये आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ये आपके पास पर्पल एंड ब्लू कलर की छोटी छोटी सिस्टर्नीज़ हैं, छोटी छोटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर मटेरियल है और इर्द गिर्द आपको लाइट येलो सा कलर क्या नज़र आ रहा है? साइटोप्लाज्म। तो मार्फोलॉजिकली दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं, इनकी सरफेस अपीयरेंस के बिहाफ पे, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहोगे। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पे छोटे छोटे राइबोसोम्स मौजूद हैं। छोटे छोटे राइबोसोम्स के मौजूद होना यानी अपीयरेंस ऑफ राइबोसोम की वजह से जो उसका स्ट्रक्चर है वो रफ नज़र आता है, वो क्लीन स्मूथ नहीं होता। तो राइबोसोम्स की मौजूदगी ये शो करती है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ इन्वॉल्व विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब वो प्रोटीन जिसने सेल के अंदर काम करना है या वो प्रोटीन जिसने सेल से बाहर एक्सपोर्ट होना है, दोनों तरह की प्रोटीन इन्हीं चैनल्स में बनती हैं। फिर दूसरी टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनकी सरफेस स्मूथ है यानी उनके ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं है। उनकी इन्वॉल्वमेंट किन किन फंक्शंस में है? फर्स्ट तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेटाबलाइज करेगा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जिसमें पर्टिकुलरली लिपिड्स हैं, यानी लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है। सेकंड इसका फंक्शन है कि ये ड्रग्स को डिटॉक्सीफाई करेगा। व्हाट इज़ डिटॉक्सिफिकेशन? कैंसलेशन ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के जहरीले असरात को ख़त्म करना डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। यानी जो भी आप मेडिसिन यूज़ करते हो उसका कहीं ना कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट भी मौजूद होता है, तो उस साइड इफ़ेक्ट को ये क्या करता है? कैंसर ख़त्म करता है। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थर्ड इसका फंक्शन है कि ये ट्रांसमिशन करता है इम्पल्सेस की, यानी मसल सेल्स, नर्व सेल्स में इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। और लास्ट वन है कि ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने में। और लास्ट जो कि दोनों का कंबाइन फंक्शन हो सकता है, स्मूथ का भी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी, कि ये सेल को शेप देते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ताकि सेल को ये शेप मेंटेन रहे। तो ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक पिक्चर है जिसमें आप देख रहे हो पर्पल जो है हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप है, वहाँ से ये कंटिन्यूसली एक सीरीज़ चल रही है सिस्टर्नी की यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और ये बाहर किसके साथ आके मिलेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो यहाँ पे दो पोर्शंस हैं जिस पे ये ब्लैक डॉट्स हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये ब्लैक डॉट्स कल भी मैंने बताया था कि राइबोसोम को शो कर रहे हैं। तो ये राइबोसोम वाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बच्चों नोट करो, न्यूक्लियस पर्पल लाइन वाला ये न्यूक्लियस की बाउंड्री है। तो न्यूक्लियस के पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा दैट वुड बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहा है जो कि न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। तो ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। लास्ट अब हम पढ़ते हैं राइबोसोम्स क्या हैं। तो एक पैलेट साइंटिस्ट है, 1955 में उसने फर्स्ट टाइम राइबोसोम को स्टडी किया। उसने कहा कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? राइबोसोम्स। सोम्स मीन बॉडी, राइबो मीन राइबो न्यूक्लिक एसिड के बने हुए। तो इनकी केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें तो ये राइबोसोमल आरएनए और कुछ प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होती हैं। तो राइबोसोम बच्चों वाहिद वो ऑर्गेनेली है
जो कि बैक्टीरिया जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होती है, यानी बैक्टीरिया के सेल में और प्लांट एनिमल फंजाई के सेल में मौजूद है। ये नॉन मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर हैं, इनके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। तो कॉम्पोजिशन जिस तरह इनके नाम में ज़ाहिर है कि इक्वल कॉम्पोजिशन है राइबोसोमल आरएनए की और प्रोटीन की। 50% राइबोसोमल आरएनए होगा और 50% इसमें प्रोटीन होगी। तो जो आरएनए है वो राइबोसोमल आरएनए है। हाँ, राइबोसोम भी दो तरह की लोकेशन है इसकी, या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स्ड फॉर्म में मौजूद है या ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास अटैच्ड होगा। फंक्शन दोनों में सेम होगा, यानी अगर ये फ्री पर फिर रहा है या फिर एंडोप्लाज्म के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों तरह से इसका फंक्शन यही है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। अब अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम की कंपोजिशन देखें तो ये दो सब यूनिट्स पर मुश्तमिल है, जो एक लार्ज सब यूनिट है और एक हमारे पास स्मॉल सब यूनिट है। जो लार्ज सब यूनिट है दैट इज़ ऑफ 60। अच्छा जी, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की दो सब यूनिट्स हैं, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर और ये स्मॉलर सब यूनिट की जो अपीयरेंस है ये एक टेक्निक है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद ये मिली तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की एक फिर यूनिट है फर्दर, जिसे आप स्वेटबर्ग कहते हो। तो स्वेटबर्ग हमने वर्ड यूज़ करना है कि लार्जर सब यूनिट 60 स्वेटबर्ग की है और स्मॉलर सब यूनिट 40 स्वेटबर्ग की है। जब ये दोनों यूनिट्स एक दूसरे के अंदर धंसेंगी, अटैच्ड होंगी, तो कुछ मटेरियल अंदर इनका जो है वो सबमर्ज्ड हो जाएगा और जो नेट हमारे पास अपीयरेंस आएगी वो कितने स्वेटबर्ग की होगी? 80 स्वेटबर्ग, यानी 40 और 60 मिलकर 100 बनना चाहिए था, 20 उसके अंदर धंसकर नेट हमारे पास क्या आया? 80 स्वेटबर्ग। तो दोनों सब यूनिट्स की अटैचमेंट को कुछ आयंस की मौजूदगी कंट्रोल कर रही है, जिनको मैग्नीशियम आयन कहते हैं, जो डाइवेलेंट आयंस हैं। उसके अलावा राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़कर पोलीसोम बनाती हैं, यानी छोटे छोटे राइबोसोम एक मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ेंगे और कौन सा स्ट्रक्चर देंगे? पोलीसोम। तो ये स्टूडेंट्स आपको पोलीसोम नज़र आ रही है। पोलीसोम बनना किस प्रोसेस में जो है बनाया जाता है? ये प्रोटीन की सिंथेसिस में। तो इसमें आप देख सकते हो एक मैसेंजर आरएनए जिसमें 5 एंड और 3 एंड लिखा हुआ है, ये मैसेंजर आरएनए है। उसके ऊपर यहाँ पे 4 राइबोसोम नज़र आ रही हैं, छोटी सब यूनिट और बड़ी सब यूनिट के साथ। तो अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो प्रोटीन बनना स्टार्ट हो रही है। ये देखें, एक पॉलीपेप्टाइड चेन छोटी है, इधर थोड़ी बड़ी हो गई, इधर फिर कंप्लीट हो गई और इधर फिर ये डिटैच्ड हो गई। तो जब प्रोटीन बन गई तो राइबोसोम भी आपस में डिसअसेंबल हो गए, अलहदा हो गया, और जब बनना स्टार्ट हो रही थी तो उस वक्त ये दोनों आपस में जुड़ रहे थे। तो ये हमारे पास क्या है? राइबोसोम्स का फंक्शन कि ये पोलीसोम बनाकर प्रोटीन को बनाते हैं। तो न्यू राइबोसोम्स की जो बनावट है वो कहाँ पे हो रही है? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस मौजूद है वहाँ पे ये राइबोसोम बनते हैं, छोटी सब यूनिट भी, बड़ी सब यूनिट भी। लेकिन इनकी असेंबलेज कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी ये बनकर फिर छोटे छोटे पोर्स के थ्रू, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर्स के थ्रू ये ट्रांसफ़र होते हैं किसमें? साइटोप्लाज्म में। तो राइबोसोम्स की जो फैक्ट्री है उसे आप क्या कह सकते हो? न्यूक्लियोलस, यानी न्यूक्लियोलस में ये राइबोसोम बनते हैं। जबकि जो प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है वो कौन है? राइबोसोम है। तो स्टूडेंट्स आज के लेसन में आपने सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की लोकेशन देखी, कंपोजिशन देखी, केमिकल कंपोजिशन भी, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन भी, और उसके साथ इन चारों के फंक्शंस देखे। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आप याद करेंगे अच्छे से। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।